हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और आज की इस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलर मोशन या फिर वृत्तीय गति। ठीक है, फिर हम देखेंगे सर्कुलर मोशन के टाइप कितनी होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ वेरिएबल्स जैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें सर्कुलर मोशन के अंदर, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालें। ठीक है, और जो आपके आवर्तकाल हो गया, ठीक है, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद में हमारा इस टॉपिक के अंतर्गत लास्ट टॉपिक आएगा अभिकेंद्रीय बल या फिर अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन वो हम देखेंगे। वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। उसी टॉपिक को हम गोल मान करके उससे पहले कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हमें सीखने होंगे, उनको पढ़ने के लिए आज की जो हमारी क्लास है वो होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उस टॉपिक को जो है हम लास्ट में करेंगे और कंसेप्ट वाइज करेंगे, एकदम ध्यान से समझ कर। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं एग्जांपल्स कुछ। जैसे मान लीजिए ये आपका सन है। ठीक है, ये आपका क्या है, सन है यानी सूर्य, और अर्थ इसके चारों क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है मान लेते हैं। ठीक है, अर्थ जो है इसके चारों क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये सूर्य तो स्थिर है, लेकिन ये जो अर्थ है ये इसके चारों क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। अब वृत्तीय गति है, सर्कुलर मोशन है, तो इस सर्कुलर के अंतर्गत क्या वर्ड आ रहा है, सर्कल वर्ड आ रहा है। वृत्तीय के अंतर्गत क्या वर्ड आ रहा है, वृत्त आ रहा है। यानी इसके अंतर्गत कोई जो आपका पार्टिकल होगा, कोई जो कण होगा, वो एक सर्कल के अंदर गति करेगा, वृत्त के अंदर गति करेगा। जैसे मान लो ये सूर्य है, तो इसके चारों ओर अर्थ गति कर रही है, पृथ्वी गति कर रही है, तो एक वृत्त के अंदर गति कर रही है। ये जो गति होती है ये होती है आपकी वृत्तीय गति। क्या होती है, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। पार्टिकल जो होता है वो एक पाथ फॉलो करता है और वो पाथ होता है आपका सर्कल। ठीक है, उस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन या फिर वृत्तीय गति। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अर्थ जो है उसका मान लेते हैं, जो इंस्टेनियस जो वेलोसिटी होती है अर्थ की, मान लेते हैं जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है और इसके चारों ओर कोई ये पार्टिकल घूम रहा है। इस पार्टिकल की इस पॉइंट पर जो है इंस्टेनियस जो वेलोसिटी होती है, अर्थात जो इसका तात्क्षणिक जो वेग होती है, उसकी जो दिशा होगी वो होगी इधर। इस पॉइंट के ऊपर इसके तात्क्षणिक वेग की जो दिशा होगी वो इधर नहीं होगी मेरे दोस्त, वो होगी इधर, वो होगी इधर। क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा के अनुदिश जो होती है उसके जो है तात्क्षणिक वेग की जो दिशा होती है वो उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, जो उसकी स्पर्श रेखा होती है ना, जो उसकी टेंजेंट लाइन होती है, उसके अनुदिश उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो डायरेक्शन है वो होती है। ठीक है, आप इसे स्पर्श रेखा मान लीजिए, बस थोड़ी सी ये टेढ़ी है बस। चलो मान लेते हैं इस पॉइंट पर इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो ये। ठीक है, अब जैसे जैसे अब ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मान लो ये वस्तु ऐसे घूम रही है। ठीक है, अब यदि मैं इस वस्तु को यहाँ से, मान लो आपने जैसे पत्थर घुमाते हैं, आप आपने बचपन में पत्थर घुमाया होगा, अभी भी आप बचपन ही है। ठीक है, ये मान लो यहाँ से अपने रस्सी पकड़ी इसको ऐसे, और यहाँ पर एक पत्थर है तो उसको घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रही हैं। तो आपने ऐसे महसूस कर रहे होंगे कि आप फोर्स लगा रहे हैं बार बार। जैसे पत्थर इधर है तो आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, पत्थर इधर है तो आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, पत्थर यहाँ पर है तो आप इधर फोर्स लगा रही है। यानी आप चारों तरफ उसको अपनी तरफ खींच रही हैं। जैसे मान लीजिए पत्थर यहाँ पर है तो आप फोर्स लगा रही हैं इधर, पत्थर इधर है तो आप फोर्स लगा रही हैं इधर, पत्थर इधर है तो एक फोर्स लगा रही है इधर, पत्थर इधर है तो फोर्स लगा रही है इधर। यानी हर पॉइंट पर, इधर पत्थर है तो आप फोर्स लगा रही हैं इधर, और इधर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हर पॉइंट पर आप क्या लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रही हैं। आपने महसूस किया होगा। तो ये जो बल है, जिस बिंदु पर वो पार्टिकल है, जिस बिंदु पर वो पत्थर है, उस पर आप इधर बल लगा रहे हैं, और उसकी इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो है नीचे की तरफ। यानी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में एक राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का कोण इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच कितना कोण है, 90 डिग्री का कोण होता है। और यही सर्कुलर मोशन की खासियत होती है मेरे दोस्त, कि इसमें फोर्स और वेलोसिटी के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। और जो आपका विस्थापन होता है उसके मध्य भी 90 डिग्री का कोण होता है। और इसीलिए सर्कुलर मोशन के अंतर्गत जो भी वर्क डन होता है, जो भी किया गया कार्य होता है, वो जीरो होता है।
क्योंकि इसमें बल और विस्थापन के मध्य कोण होता है 90 डिग्री और वर्क डन होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यानी बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है तो cos 90 का मान होता है 0, इसलिए वर्क डन होता है 0। ठीक है, ये जो बात है वर्क डन वाली ये समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वर्क डन आएगा तो उसमें समझ लेना। ठीक है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें बल और वेग हमेशा क्या रहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और फोर्स वेक्टर हमेशा क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, लंबवत रहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन की खासियत है। अब सर्कुलर जो मोशन होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है मेरे दोस्त। एक होता है यूनिफॉर्म यानी एक समान, क्या होता है, एक समान, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान। दोनों में क्या फर्क होता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सन है और इस सन के चारों ओर अर्थ जो है वो घूम रही है। अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो केवल और केवल एक ही फोर्स है, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, वही इनको घूमने के लिए जो है बल प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब वो एक ही बल है और कोई बल नहीं है। ठीक है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, यानी पृथ्वी का जो वेग है वो वेग निश्चित है, जितनी स्पीड से वो घूम रहे हैं उसी स्पीड से घूमेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। यानी एक चक्कर उसने जितने समय में लगाया है वही अगला दूसरा चक्कर वो उतने समय में लगेगा, तीसरा चक्कर भी उतने समय में, चौथा चक्कर भी उतने समय में, पांचवा चक्कर भी उतने समय में। यानी उसकी जो चाल है वो निश्चित है। दो चक्कर लेने में वो जो निश्चित समय ले रहे हैं वही 3 दिनों के बाद जो 2 चक्कर लगेगा उसमें निश्चित समय लेगा, है ना। तो उसकी चाल क्या है, निश्चित है। टाइम क्या है, निश्चित है। और इसीलिए इसे हम कहते हैं एक समान गति या फिर यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसका जो पूरा का पूरी जो उसकी चाल है वो एक समान रहती है। टाइम पीरियड उसका एक समान रहता है। एक चक्कर लेने में जितना समय होता है वही आवर्तकाल होता है और वो उसका निश्चित होता है, इतना ही रहेगा, कभी भी देख लो। तो इसीलिए इस गति को हम कहते हैं एक समान गति। जबकि असमान या फिर नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, आपने पत्थर लिया, उसको रस्सी से बांधा और डोरी से बांधा और फिर उसको घुमाना चालू किया। पहले वो धीरे, फिर आपने अपना फोर्स बढ़ाया, ऐसे और जोर जोर से खींचा 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 खींचा, फिर उसकी स्पीड क्या होगी, तेज होगी तेज होगी तेज होगी। अब 0 स्पीड से हाई स्पीड तक चला गया पत्थर। अब आप क्या करोगे, ऐसे हाथ को रोक लोगे और फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तब पत्थर क्या होगा, तेज से वापस धीरे 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 आकर 0 पर आ जाएगा। यानी 0 से हाई, हाई से 0। तो उसमें बढ़ भी रही है, घट भी रही है। एक चक्कर लेने में पहले जो हाई स्पीड पर जो टाइम लग रहा था वो बहुत ही कम था, जबकि जब स्पीड एकदम लो हो जाएगी तब एक चक्कर वो लगाएगा तो वो बहुत ज़्यादा समय लेगा। यानी इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो वो मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म, असमान आपकी वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति। ठीक है, ये 2 प्रकार होती हैं वृत्तीय गति की। अब हम देखते हैं इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, वो हम देखते हैं वृत्तीय गति के अंदर। वेरिएबल्स के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा सर्कुलर मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कैसे निकाले, विस्थापन कैसे निकलेगा। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है और ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी इस पर मोशन गति कर रहा है, और यहाँ ये इसका सेंटर है। ठीक है, मान लेते हैं विस्थापन अगर हमें निकालना है तो विस्थापन के लिए हमें 2 स्थितियाँ चाहिए होगी। एक तो जब टाइम t बराबर 0 है, यानी जब वो चला ही नहीं। एक t बराबर t समय पर, यानी वो जब t समय के लिए चल चुका है, तब उसका स्थिति सदिश। ठीक है, तो मान लेते हैं इस बिंदु के सापेक्ष उसका वो यहाँ पर है, पहले ये उसका स्थिति सदिश है r1 वेक्टर, और ये t बराबर 0 पर, यानी वो अभी चला नहीं। ठीक है, रेस्ट पर है। फिर वो मान लेते हैं डेल्टा टी समय में यहाँ पर आ जाता है और उसका स्थिति सदिश होता है ये डेल्टा टी समय पर, तो ये उसका स्थिति सदिश हो जाएगा। ठीक है, ये पहले स्थिति सदिश था। ठीक है, और मान लेते हैं इन दोनों के बीच ये जो एंगल है ये है थीटा। ठीक है, अब ये जो कण यहाँ पर था वो यहाँ पर आया, तो इन दोनों के बीच का विस्थापन कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो
तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी है आपको दिख रही है, ये इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी है। इसे भी हम एक वेक्टर बना देते हैं और इसे हम कह देते हैं डेल्टा आर वेक्टर, यानी विस्थापन सदिश। ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ पर था, डेल्टा टी टाइम के अंदर यहाँ पर आ गया, उसका जो कोण है उसका ये है थीटा, और पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर चला, इतना विस्थापन हुआ, और इस थीटा को हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, ठीक है। अब हमें निकालना है ये डेल्टा आर का मान निकालना है कि डेल्टा आर का मान कैसे निकालें। ठीक है, तो देखो त्रिभुज नियम आपने पढ़ा है कि यदि कोई सदिश इस प्रकार जाता है और एक सदिश इस प्रकार जाता है, तो त्रिभुज का, यदि त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें तो उसकी तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उसके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। यह कौन सा रो है? यह है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, त्रिभुज नियम। यहाँ पर भी देखिए R1 वेक्टर आर डेल्टा आर वेक्टर ये एक क्रम में है, जबकि ये है विपरीत क्रम में। तो हम इस त्रिभुज नियम से हम कह सकते हैं कि R2 वेक्टर बराबर हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर की। जो त्रिभुज नियम है ना सदिशों का, उससे हम कह सकते हैं। यहाँ से हमें डेल्टा आर का मान निकालना है, तो डेल्टा आर वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और ये वैसे भी निकाल सकते हैं कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, वैसे भी निकाल सकते हैं। विस्थापन अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ट्राइंगल लो आपने नहीं देखा हो पहले तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखना हो तो मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ पहले से। तो डेल्टा आर है डिस्प्लेसमेंट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यदि हमें डेल्टा आर का मोड निकालना हो तो, यानी परिमाण निकालना हो तो, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि यदि कोई भी वेक्टर हो, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऐसे हो और इन दोनों के बीच एंगल हो थीटा, तो हमें पता है आर का जो परिमाण होता है वो होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा। जब प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, जब माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। आपने ज़्यादातर प्लस वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, माइनस वाले में हम खाली यहाँ पर माइनस कर देते हैं। इस प्रकार से अगर वेक्टर हो तो उसका जो परिणामी सदिश का जो परिमाण है वो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो हमें डेल्टा आर वेक्टर का मोड निकालना है, तो डेल्टा आर वेक्टर का मोड क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले से अंडर रूट R1 स्क्वायर R1 के मोड का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस का 2R1 R2 का मोड कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा इन दोनों के बीच को। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से देखो, इस सेंटर से ये O है, यहाँ तक का जो परिमाण है वो क्या है? R1 वेक्टर का मोड है। अब ये देखो कि यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक है तो वो एक सर्कल के अंदर गति कर रहा है। किस में मोशन कर रहा है? एक सर्कल के अंदर, एक वृत्त के अंदर गति कर रहा है। अब हमें पता है कि एक वृत्त की अगर गति करे तो उसकी जो त्रिज्या है वो हर बिंदु पर समान होगी, और ये उसके एक रेडियस ही तो है, ये उसकी एक त्रिज्या ही तो है। यानी R1 वेक्टर अगर हम किसी R के बराबर मान लें, जो इस वृत्त की रेडियस है जिसके अंदर पार्टिकल गति कर रहा है, तो ये बराबर हो जाएगी मोड ऑफ R2 वेक्टर की। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये भी क्या है? ये भी एक त्रिज्या है, ये भी क्या है? ये भी एक त्रिज्या है। तो दोनों का परिमाण किसके बराबर हो जाएगा? R, जो कि उस सर्कल की क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो इसका मान लिख देते हैं, सभी जगह R लिख देते हैं। तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर माइनस R गुणा R स्क्वायर कोस थीटा, 2R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। अब अगर आपको आगे फॉर्मूला नहीं आता हो, मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक याद कर लो। ठीक है, फॉर्मूला है कि कोस 2 थीटा या फिर कोस थीटा जो है वो बराबर हो जाता है, वो बराबर होता है, कोस जो थीटा होता है वो बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की। ये एक फॉर्मूला होता है कि कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, थीटा बाई 2 की हमारे पास है 1 माइनस कोस थीटा, तो हम इसको ले जाएंगे उधर, तो ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
2 गुणा 2 हो जाएगा 4, 4r² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट जब उसकी r रेडियस होगी और थीटा उसका कोणीय विस्थापन होगा, तब आपका आ जाएगा ये विस्थापन आ जाएगा आपका पार्टिकल का। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है, जेईई मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है, एडवांस के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, खैर एडवांस के अंदर तो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा विस्थापन का परिमाण और ये वैसे वेक्टर रूप में। ठीक है, ठीक है। सेकंड अपन आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने आपको बता दिया थीटा होता ही है। फिर आता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, थर्ड हो गया ना, सेकंड तो ये रहा, समझ लीजिए बस। ठीक है, थर्ड आता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा होता है कोणीय वेग, रेखीय वेग तो आपको पता ही है, विस्थापन में परिवर्तन बट्टे लगा समय, ये तो होता है रेखीय वेग। और कोणीय वेग होता है ओमेगा, ओमेगा भी ऐसे ही होता है। ठीक है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन बट्टे कोणीय विस्थापन में लगा समय, ये होता है आपका कोणीय वेग, ये होता है आपका कोणीय वेग। ठीक है, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, ये होता है आपका कोणीय वेग। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 3 हो गए ना, ये अब चौथी चीज है, चौथी चीज है। अब हमने ये विस्थापन तो निकाल लिया कि ये पार्टिकल यहाँ से आ जाएगा तो ये इसका विस्थापन है। अगर हमें ये दूरी निकालनी हो तो कि इसकी दूरी कितनी तय की उसने, दूरी कितनी तय की उसने। ठीक है, तो ये r है और ये उसका कोणीय विस्थापन थीटा है। अब हमने पहले चैप्टर में एक रिलेशन पढ़ा कि कोण बराबर होता है चाप अपॉन त्रिज्या के, कोण बराबर होता है चाप अपॉन त्रिज्या के या चाप बट्टे त्रिज्या के। तो चाप है ये डिस्टेंस बट्टे रेडियस, तो डिस्टेंस अगर हमें निकालना तो ये बराबर हो जाएगा r गुणा थीटा के। इससे हमें दूरी भी पता चल जाएगी, इसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, ठीक है, ये चीजें हो गई अपनी 4 चीजें। अब कुछ और चीजें देखते हैं। अब अपनी पांचवी चीज है एडिंग डालिए, चेंज इन वेलोसिटी। वी वेक्टर के अंदर क्या चेंज होगा, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस बिंदु पर उसका वेग मान लेते हैं v। ठीक है, इस बिंदु पर उसका वेग मान लेते हैं v। ठीक है, वैसे ये एक समान गति के अंदर आएगा तो इसे एक बार हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक समान गति का टॉपिक है, इसलिए इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पांचवी चीज है ना, तो पांचवी चीज है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। और छठी चीज है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और सातवीं चीज है रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवर्तकाल होता है। मान लीजिए कोई ये पार्टिकल यहाँ से चला तो उसे एक चक्कर पूरा करने में, एक सर्कल पूरा करने में जितना समय लगता है वो होता है उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है 1 सर्कल कंप्लीट करने में जितना टाइम वो लेता है वो होता है उसका टाइम पीरियड, और इसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है आवर्तकाल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है, इसे हिंदी में कहते हैं आवर्ती। आवर्ती क्या होती है कि 1 सेकंड के अंतर्गत ये पार्टिकल कितने चक्कर लगाता है, 1 सेकंड के अंतर्गत पार्टिकल कितने चक्कर लगाता है, कितने सर्कल पूरा करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ कंप्लीटेड सर्कल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे हम कहते हैं आवर्ती। 1 सेकंड में वो कितने चक्कर पूरा करता है वो होता है आवर्ती, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो न्यू से करते हैं या फिर एन से करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। टाइम पीरियड होता है एक सर्कल वो जब t सेकंड में पूरा करता है तो उसका t जो है वो क्या होता है, आवर्तकाल होता है। यानी एक सर्कल कंप्लीट करने में मान लो अगर कैपिटल T टाइम लेता है तो कैपिटल T उसका क्या होता है, आवर्तकाल होता है। ठीक है, जबकि
फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में उसने कितने सर्कल पूरे किए, 1 सेकंड में कितने चक्कर वो पूरा करता है वो तो उसकी आवर्ती, जबकि 1 चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वो होता है उसका आवर्त का। अब देखो 1 सर्कल कंप्लीट करने में t सेकंड लिए, तो 1 सेकंड में वो कितनी सर्कल कंप्लीट करेगा, 1/t, ये t बट्टे में आ जाएगा, यानी 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा, 1/t चक्कर लगाएगा। और 1/t चक्कर लगाएगा तो ये क्या है, ये है उसकी आवर्ती या फिर फ्रीक्वेंसी, ये उसकी क्या है, आवर्ती या फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है वही तो उसकी क्या है, आवर्ती है, वही तो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर n बराबर 1/t, ये इनके बीच रिलेशन होता है कि न्यू बराबर होता है 1/t के और t बराबर होता है 1/ν के। आवर्ती और आवर्तकाल के बीच का ये अंतर होता है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, एक सर्कल कंप्लीट करने में t सेकंड लगता है तो t उसका क्या है, आवर्तकाल है, क्योंकि आवर्तकाल हमने ऐसे ही डिफाइन किया है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है वो उसका क्या होगा, आवर्तकाल होगा। जबकि फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, तो एक सर्कल पूरे करने में t सेकंड लगाता है तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 1/t, और यही उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, बहुत काम में आएगा। ऑसिलेशन जब आप पढ़ोगे, दोलन जब आप पढ़ोगे तो आपके बहुत काम में आएगा और अभी भी बहुत काम में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब है रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड। आवर्तकाल t और ओमेगा के बीच क्या संबंध है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। टाइम पीरियड होता है एक चक्कर पूरा करने में लिया गया पूरा का पूरा समय, एक चक्कर पूरा करने में पूरा का पूरा लिया गया समय। जब पार्टिकल मान लो यहाँ पर था, एक चक्कर पूरा जब कब करेगा, जब वो यहाँ से होते हुए यहाँ पर वापस आएगा, और ये जो उसका कोण होगा वो कोण होता है 2π। हमें पता है पूरा का पूरा जो ये एंगल होता है वो होता है 2π, यानी उसका जब पार्टिकल यहाँ पर वापस आएगा एक चक्कर लगा के तो उसका जो कोणीय विस्थापन होगा वो होगा 2π। उसका कोणीय वेग है ओमेगा, यानी इस वेग से कितना टाइम लिया उसने, पूरा एक चक्कर लगाया, एक चक्कर में जितना टाइम लगता है वो होता है उसका आवर्तकाल। तो ओमेगा गुणा t बराबर आ जाएगा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो t बराबर हो जाएगा 2π/ओमेगा, या फिर ओमेगा बराबर 2π/t। ये होता है इनके बीच का रिलेशन। एक बार फिर से देखिए, ठीक है, थोड़ा सा व्हीकल है, बाहर व्हीकल है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। देखो ध्यान से, ओमेगा उसका कोणीय वेग है जिस वेग से गति कर रहे हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, और थीटा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाइम t है जिसके अंदर वो डिस्प्लेसमेंट तय करता है। तो ओमेगा वेग से यदि वो t समय के अंदर चलता है, यानी दूरी गुणा चाल, नहीं, चाल गुणा समय। ठीक है, आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि चाल बराबर होती है दूरी अपॉन समय की, दूरी अपॉन समय की या दूरी बट्टे समय की। ठीक है, ठीक है। चाल यहाँ पर हमारी है कोणीय चाल, यानी ओमेगा। दूरी यहाँ पर है हमारी कोणीय विस्थापन, और टाइम वही टाइम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये है कोणीय चाल, यानी चाल गुणा इस समय को अगर हम इधर ले आते तो चाल गुणा समय, यानी कोणीय चाल गुणा आवर्तकाल यानी समय, और विस्थापन उसने कितना तय किया गया है 2π, क्योंकि यहाँ से जाकर यहाँ पर आएगा तो 2π उसका विस्थापन हो जाएगा। तो ओमेगा गुणा कैपिटल T बराबर 2π, T बराबर हो जाएगा 2π/ओमेगा, ओमेगा बराबर 2π/T। एक ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों आपको याद में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से एक रिलेशन और निकलता है, ओमेगा बराबर होता है 2π गुणा 1/t, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब 1/t यहाँ पर देखो क्या है, न्यू, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2π न्यू। ये है कोणीय वेग, ये है आवर्ती, ये कोणीय वेग, ये है कोणीय आवर्ती, और इसे हम कोणीय आवर्ती भी कहते हैं। जो ये ओमेगा है ना, इसे हम कोणीय आवर्ती भी कहते हैं, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ये होती है आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू। तो ओमेगा और न्यू के बीच एक ये रिलेशन है, ओमेगा और टी के बीच ये रिलेशन है, न्यू और टी के बीच ये रिलेशन है। अगले क्लास के अंदर हम सीखेंगे
सेंटीपीटल ऑसिलेशन अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है वो हम देखेंगे, सारा का सारा कंसेप्ट उसका देखेंगे। अभी तक हमने जो किया है वो आपको याद करके आने का, और उससे रिलेटेड अगले क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, ठीक। फॉर एनी क्वेरी कमेंट।